आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 जो लास्ट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू करेंगे। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये आपका चैप्टर 4 है, ये लास्ट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का। ये भी आपका मैक्सिमम 2 पार्ट्स में आई विल ट्राई टू कवर, है ना, 2 पार्ट्स में, ताकि आप टाइमली चीज़ों को कवर कर सको। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इकोनॉमिक्स चैप्टर हम लोग इसकी रिविजन क्लासेस के वीडियोस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको हर चैप्टर विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको पूरा कवरेज रिवीजन के साथ अलॉन्ग विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हम चीज़ों को अप्रोच करेंगे। तो नाउ स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो हम इसमें देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। कि फूड सिक्योरिटी कि जैसे सबके पास खाना अवेलेबल है कि नहीं, है ना। फूड सिक्योरिटी का सेंस यहाँ पर ये है, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रेन को हमको प्रिजर्व करके रखना है या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड। फूड सिक्योरिटी मीन्स कि दैट एवरीबडी इज सिक्योर्ड इन रिलेशन टू फूड अवेलेबिलिटी। तो आप यहाँ पर देखो जो इसकी डेफिनेशन दी है, इसमें 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, मतलब लोगों के पास खाने के लिए होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, वो उसको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी, खाने को अफोर्ड भी कर सके एट ऑल टाइम्स बाय ऑल पीपल। तो देन दिस इज टर्म्ड एज फूड सिक्योरिटी। तो आप देखते हो इसके जो 3 डायमेंशंस हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि खाना होना चाहिए। अगर 100 पीपल आर देयर तो 100 पीपल के लिए इनफ ग्रेन शुड बी अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड, ताकि वो सारे 100 लोग खाना कंज्यूम कर सके। साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी, मतलब हर पर्सन की रीच में होना चाहिए, नॉट आउटसाइड द रीच, जैसे उनके डोमेन से बाहर नहीं, है ना। इसका आप रिलेट कर पाओगे अफोर्डेबिलिटी के साथ। दैट मीन्स कि अफोर्डेबल होना चाहिए। आपके पास 100 लोग हैं, 100 में से 50 पीपल कैन अफोर्ड, 50 पीपल कैन नॉट अफोर्ड। तो फूड सिक्योरिटी सिर्फ 50% लोगों की तो है, तो रिमेनिंग 50% के लिए भी अगर अफोर्डेबल है देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज फूड सिक्योरिटी। तो इसके 3 डायमेंशंस आपके क्या हो जाते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी में आप देखते हो कि न्यूट्रिशियस फूड आपको मिलना चाहिए, ये नहीं कि खाने को आपको बस मिल रहा है दैट इज़ इनफ। न्यूट्रिशियस फूड की बात होती है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे चीज़ों की तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे। नाउ तो आपने देखा ये 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब फूड सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है सोसाइटी में, आपके अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था पावर्टी एज ए चैलेंज में, देयर आर सम ग्रुप ऑफ पीपल सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे या फिर जेंडर बेस्ड पे, दैट दीज पीपल आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज। तो फूड इज़ वन ऑफ दोज रिसोर्सेज, कि यहाँ पर जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी तो दीज ग्रुप माइट बी फर्स्ट टू फेस दिस फूड इनसिक्योरिटी, कि सबसे पहले खाने की कमी होगी तो ये लोग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। जैसे जो गरीब फैमिली के होंगे, जो पुअर फैमिली को बिलोंग करेंगे, पावर्टी में रह रहे होंगे, तो अगर मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, ड्रॉट आ जाता है ना, या फ्लड आ जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, तो जैसे ही ये सारी चीज़ें आएंगी क्रॉप पे इफेक्ट पड़ेगा, क्रॉप पे, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो यू विल सी कि लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी एंड सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड। तो डिमांड इंक्रीज्ड, है ना, डिमांड इंक्रीज और सप्लाई कम हो जाएगी। तो जो लोग रिचर सेक्शन को बिलोंग करते होंगे, जिनके पास पैसे होंगे, हु कैन अफोर्ड, तो वो कम अवेलेबल खाना जो हायर प्राइस पर बिक रहा होगा, जो हायर प्राइस पर सेल हो रहा होगा, उसको अफोर्ड कर पाएंगे। एंड पीपल हु आर वल्नरेबल, जो पुअर सेक्शन को बिलोंग करेंगे, पावर्टी, जो पावर्टी में होंगे, तो दोज पीपल कैन नॉट अफोर्ड फूड इन सच डिजास्टरस टाइम्स। तो इसमें क्या होगा कि आपकी फूड इनसिक्योरिटी इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि कैलामिटी में क्या होता है कि जैसे अगर ड्रॉट आया तो खाने की कमी हो जाती है उस रीजन में, तो उस रीजन में खाने की कमी होगी, लोग तो ऑलरेडी उतने ही हैं जितने पहले थे, तो ड्रॉट की वजह से क्या होगा, फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जो चीज़ पहले 10 रुपये की थी वो अब 50 रुपीज़ की हो जाएगी। तो पहले अगर 100 लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे तो अब सिर्फ 50 लोग अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी लोगों की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, और अगर कैलामिटी आ जाएगी तो फूड पर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी लोगों की, ठीक है। फिर आप देखते हो शॉर्टेज ऑफ फूड जब होता है तो एक सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन आती है, लोग भूखे रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खाने को खरीदने के लिए दे डू नॉट हैव एनी मनी टू बाय फूड। तो इससे क्या होगा, स्टारवेशन होगा, भूखे रहेंगे। जब लार्जर लेवल पर स्टारवेशन होगा देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज फेमीन,
है ना, ये फेमीन बन जाएगा। तो फेमीन की डेफिनेशन भी यहाँ पर दी है, दिस यू शुड नो कि फेमीन की डेफिनेशन क्या होती है। अ फेमीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन। इसका मतलब ये है कि जो फेमीन है इसको आप कैरेक्टराइज कैसे करोगे। इसका मतलब हो गया कि वाइड लेवल पे डेथ होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर डेथ होगी फेमीन में, ठीक है। इसका एक फैक्टर ये होगा। दूसरा फैक्टर होगा एपिडेमिक्स की वजह से क्या होगा, बीमारियों की वजह से लोगों को कंटामिनेटेड वाटर या फिर ख़राब खाने को कंज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि खाने की ऑलरेडी कमी है, लोगों के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, लोगों के पास प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, तो डिकेइंग फूड उनको खाना पड़ेगा। इससे बॉडी का रेजिस्टेंस लूज़ हो जाएगा, इम्यूनिटी लूज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिससे आपकी बॉडी लगातार वीक होती जा रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होगी इसको बोलेंगे फेमीन। वन ऑफ द मोस्ट डेवेस्टेटिंग फेमीन इन इंडिया वॉज बंगाल फेमीन ऑफ 1943, ठीक है। बंगाल में 1943 में एक फेमीन आया था, उसमें नियरली 30 लाख पीपल वर किल्ड। सोचिए 3 मिलियन, 30 लाख इज़ अ वेरी मच बिग पॉपुलेशन। अगर आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट लखनऊ की जो पॉपुलेशन है, तो लखनऊ की पॉपुलेशन आई गेस इस समय 40-45 होगी पॉपुलेशन लाख में, है ना। तो आप समझ लीजिए 30 लाख पीपल वर डेड। और ये उस टाइम पर है 1943 में, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया की पॉपुलेशन भी कम थी उस समय, है ना। तो कितना मेजर सेटबैक था ये, ठीक है। फेमीन की वजह से इतने लोगों की डेथ हो गई। फिर अब आप आगे आते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि किस तरीके की चीज़ें फेमीन की वजह से हुई और उस तरीके की कंडीशंस अब दोबारा नहीं है, क्योंकि उससे हम लोगों ने सीखा और नेक्स्ट टाइम से वी मेड अ प्लान कि इस तरीके की कंडीशंस अब दोबारा नहीं आने देंगे, जिससे इस लार्जर लेवल पे लॉस हो, जैसा पहले बंगाल फेमीन के टाइम पर हुआ। तो आप देखोगे कि बट क्या कहते हैं, कई सारी चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं स्टिल फेमीन जैसी कंडीशंस आपको मिलेंगी, लार्जर लेवल पे नहीं मिलेंगी, बट छोटे छोटे पॉकेट रीजन्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जहाँ पर खाने की कमी होगी। यू विल सी पीपल स्ट्रगलिंग फॉर फूड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो आप देखोगे कि लोग खाने को अफोर्ड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, दे आर इन पुअर लिविंग कंडीशंस। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, नॉट ऑन लार्जर स्केल बट स्टिल इन सम पॉकेट एरियाज यू विल फाइंड दीज थिंग्स। साथ ही साथ क्या होता है कि जब कोविड-19 पैंडमिक आया था, तो आप सब लोग थोड़े छोटे रहे होगे काफ़ी, है ना, 4th-5th क्लास में रहे होगे, 5-6 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है 2020 में। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे कि वन कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस वजह से क्या होगा कि फूड प्रोडक्शन का जो सप्लाई थी वो हैम्पर हो गई। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लग गए। जब रिस्ट्रिक्शंस लगे लोगों के मूवमेंट पे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड पे भी रिस्ट्रिक्शन लगे। तो गुड्स में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो खाने का भी होता है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो कि कैलामिटीज से, पैंडमिक से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। फूड इनसिक्योरिटी मैं कह रहा हूँ, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, या तो आप इसको ये कह सकते हो कि फूड सिक्योरिटी कम हो जाती है ना, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है, या फूड सिक्योरिटी कम हो जाती है। मतलब एक तरीके से कि फूड कम हो जाएगा, खाने की कमी हो जाएगी, ऐसी जब प्रॉब्लम्स आएंगी। देन आप देखते हो हु आर फूड इनसिक्योर, कौन लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो सबसे पहले प्रॉब्लम से अफेक्ट होंगे, कि अगर कोई कैलामिटी आती है, कोई पैंडमिक आता है, कोई ड्रॉट की कंडीशंस आती हैं, या प्राइसेस राइज होते हैं, तो कौन लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले फूड इनसिक्योर होंगे, जिनकी रीच से तुरंत फूड बाहर चला जाएगा, अफोर्डेबिलिटी से फूड बाहर चला जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जिनके पास जनरली लैंड नहीं होगी, या अगर लैंड होगी तो स्मॉलर पार्ट्स में लैंड होगी, है ना, छोटी लैंड होगी, जहाँ पर वो सिर्फ क्रॉप को ग्रो करेंगे अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए, और उसी में चीज़ें ओवर हो जाएंगी। दे कैन नॉट सेल दिस सरप्लस या फिर प्रोड्यूस, क्योंकि उनके पास इतना होता ही नहीं है कि दे कैन सेल। तो वो लोग क्या करेंगे कि सिर्फ अपना कंज्यूम करने के लिए ग्रो कर पाएंगे, या फिर जिसके पास लैंड नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास लैंड नहीं है तो वो कहीं ना कहीं वर्क करेगा। तो वर्क करेगा, वहाँ पर किस तरीके का पेमेंट मिलता है, चीज़ें मिलती हैं। तो आप ये देखते हो कि अभी हम एग्जाम्पल्स भी आगे समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से
ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स होती है, हेल्पलेसनेस होती है, एज वी रेड इन दी लास्ट चैप्टर, पावर्टी एज अ चैलेंज। ठीक, तो अब आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर फिर जो लोग क्या कहते हैं, जैसे रिक्शा पुलर्स हो गए, जो लोग घर में काम करते हैं, इस तरीके के लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें रेगुलर वर्क नहीं है। समटाइम्स यू विल गेट मनी, समटाइम्स यू वोंट। तो इस तरीके की चीज़ें जब आती हैं तो प्रॉब्लम भी बड़ी क्रिएट होती है इन्हीं तरीके के लोगों के लिए। ठीक, क्योंकि इनकी ऑक्यूपेशंस जो है बहुत ज़्यादा पेमेंट भी नहीं करती है, और जो पेमेंट होती है वो भी इर्रेगुलर होती है। एक तो पेमेंट भी लेस है एंड ऊपर से आपका पेमेंट भी रेगुलर नहीं है। ठीक, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं पर आएंगी। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है स्टोरी ऑफ रामू, है ना। तो स्टोरी ऑफ रामू में आप देखोगे कि यहाँ पर ये बहुत कम पैसा कमा रहा है और सीजनल वर्क करता है, एग्रीकल्चर लेबर है। ठीक है, तो सीजनल वर्क कर रहा है मतलब आपने अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, पीपल एज रिसोर्स वाले चैप्टर में यू मस्ट हैव रेड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या होता है कि जब सीज़न आया वर्क करने का, आपके गेहूं काटने हैं, आपका राइस का काम होना है, तो उस टाइम पर उसको एम्प्लॉय कर लिया गया, जब वो काम नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे कि जिस टाइम पर सीज़न में वर्क होगा रामू को खाना मिलेगा, जिस टाइम पर सीज़न में वर्क नहीं होगा रामू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड फॉर हिज होल फैमिली। तो किसी तरीके से बोरो करके मनी, है ना, किसी तरीके से चीज़ों को सस्टेन करेंगे ये लोग। तो आप देखोगे कि रामू इज़ फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months व्हेन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। तो फूड इनसिक्योरिटी रामू की बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे जब वो काम कर रहा था 8 महीने, तो उसको एक इनकम मिल रही थी कि हाँ आज पैसा आया, उसने खाना खरीदा और पूरी फैमिली ने खाया। बट जब वो इरेगुलर, जब 4 महीने के लिए उसको काम नहीं मिलेगा, या फिर काम कभी मिला 2 दिन बाद कभी नहीं मिला, तो खाना उनको कम में सस्टेन करना पड़ेगा, कम खाने में उनको अपना जो है लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, रेगुलर नहीं हो पाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ पर आप देखो स्टोरी ऑफ अहमद। तो वहाँ पर आपने देखा कि रामू के पास प्रॉब्लम थी, अहमद के पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अहमद भी जो है एक रिक्शा पुलर है बैंगलोर में, इसकी भी फैमिली बड़ी है। बट आप देखोगे कि अहमद के कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी बेटर है रामू से। कैसे? देखो, रामू के पास राशन कार्ड नहीं था, जो अहमद है ही हैज़ अ राशन कार्ड। येलो कलर का राशन कार्ड आता है, आपने देखा भी होगा पुराने आपके गांव में किसी ना किसी के पास आपको देखने को मिल जाएगा। एक छोटा सा बुकलेट टाइप का आता था राशन कार्ड, उसमें डिटेल्स मेंशन होती हैं फैमिलीज़ की, और उस पर लिखा रहता है कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू बीपीएल या फिर एपीएल। उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने चीज़ें सेट करी होती हैं, क्राइटेरिया कि कितना ग्रेन मिलेगा, कितना ऑयल मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें उसको आफ्टर शोइंग दैट कार्ड वो चीज़ें मिलती हैं। तो अहमद के पास क्या है, अहमद के पास यही बिलो पावर्टी बीपीएल कार्ड है, जिससे ये राशन की शॉप पे जाता है, वहाँ से गवर्नमेंट ने जितना एक फैमिली को अलॉट किया है उतना ग्रेन्स, उतना शुगर, है ना, उतना चीज़ें कम प्राइस पर लेकर चला आता है। जैसे अगर रामू की बात करें, रामू अगर 20 रुपये में गेहूँ आटा खरीद रहा है, चीज़ें चावल खरीद रहा है 20 रुपये का किलो, तो अहमद को, अगर अहमद के पास राशन कार्ड है तो गवर्नमेंट ने अगर प्राइस अलॉट कर रखा है 8 रुपीज़, तो जो सेम चीज़ रामू 20 रुपीज़ की खरीद रहा था, अहमद इज़ बाइंग दैट फॉर ₹8। तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया टू हेल्प दीज पुअर पीपल सो दैट दे आर फूड सिक्योर्ड, है ना, फूड सिक्योरिटी एक बनी रहेगी इन सब की। तो भले ही इसकी इनकम अर्न है, इनकी अहमद की इनकम इरेगुलर है, बट स्टिल ये अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकता है। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट ने फूड प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ आप देखोगे कि सोशल कॉम्पोजिशन जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना, ये भी एक क्या कहते हैं रोल प्ले करेगा फूड इनसिक्योरिटी में। कैसे? अगर मान लेते हैं किसी गांव में या किसी टाउन में देयर इज़ अ राशन शॉप, और वहाँ की सोसाइटी में जो ओनर है वो अदर कास्ट को बिलोंग करता है, और जो वहाँ पर शॉप पर आते हैं वो एससी और एसटीज़ को बिलोंग करते हैं। एंड इफ़ ही रिफ्यूज़ेस, वैसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, इलीगल है, गलत है, लेकिन जब तक कंप्लेन होगी तब तक अलग बात है। बट होता क्या है, वो अपना रिफ्यूज़ करेगा, तो इससे प्रॉब्लम किसको आएगी? इससे प्रॉब्लम आएगी एससीज, एसटीज़ एंड दी अदर सेक्शंस, जिनको प्रॉब्लम आती है खाना खरीदने में, क्योंकि वो कह देगा कि आई विल नॉट सेल दिस टू यू पीपल। इस तरीके से अगर वो बोलता है, ठीक, बोल नहीं सकता है, मैं अगेन आई एम सेइंग कि वो बोल नहीं सकता, दिस इज़ इलीगल, दिस इज़ रॉन्ग।
बट होता है, आपको पता है चीज़ें। तो अगर उसने मना किया तो सबसे पहले इन लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा कि फूड इनसिक्योर ये लोग हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास वेल्थ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, और जो गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड करी थी वहाँ से भी उनको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पा रही है। तो ये लोग भी फूड इनसिक्योरिटी में लाई करेंगे। ठीक है। फिर आप देखोगे मैल न्यूट्रिशन की बात। जैसे फूड इनसिक्योरिटी में मैल न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब मैल न्यूट्रिशन कैसे होगा कि खाना तो मिल गया बट न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला। ठीक है। अगर आपको 10 किलो चावल मिला, किसी एक पर्सन को 10 किलो चावल मिला, बट दैट राइस इज़ नॉट न्यूट्रिशियस इनफ कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स को कवर कर ले, उसे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, है ना। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको अदर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाउ आर यू गोइंग टू गेट ऑल दीज थिंग्स जस्ट फ्रॉम राइस? यू कैन नॉट। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये मैल न्यूट्रिशन भी एक पार्ट बन जाएगा फूड इनसिक्योरिटी का। एंड द जेंडर हु इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस मैल न्यूट्रिशन आर विमेन, है ना, इज़ विमेन। विमेन मतलब फीमेल जेंडर की हम बात करें अगर, तो आप देखोगे कि दीज आर दी मोस्ट अफेक्टेड बाय मैल न्यूट्रिशन। वाई? बिकॉज उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी बायोलॉजिकली जो प्रोसेस होता है जैसे बर्थ देने का, तो उसमें इफ़ दे आर प्रेग्नेंट और उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा तो द बेबी माइट ऑल्सो बी मैल नरिश्ड, है ना। बेबी के पास भी न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहा है तो वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, तो वो भी जब डेवलप अच्छे से नहीं होगा तो एक प्रॉब्लम्स आएंगी जब बर्थ होगा, तो चीज़ें, है ना, इस तरीके से न्यूट्रिएंट लॉस और मैल नरिश्ड चीज़ें होंगी बेबी के साथ भी। तो आप देखो कि ये एक प्रोसेस होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने विमेन जेंडर की बात करी है कि सेपरेटली अगर बात करें तो विमेन आर मोस्ट अफेक्टेड बाय मैल नरिश्ड, क्योंकि उनको बेबी को फीड भी करना होता है। ठीक है। उनको बेबी को अपनी बॉडी में 9 मंथ्स व्हेन दे कैरी, तो दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, दे रिक्वायर मिनरल्स, दे रिक्वायर प्रोटीन, दे रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर देयर डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें इनको चाहिए होती हैं। तो अब क्या होगा कि जब प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है तो ये लोग भी मैल नरिश्ड सेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ग्रुप फॉर्म करेंगे, क्योंकि इनको खाना मिल ही नहीं रहा है प्रॉपर, जिससे ये अपना न्यूट्रिशन डाइट पूरी फुलफिल कर पाएँ। देन फिर आप देखते हो फूड इनसिक्योर पीपल, जनरली आप देखोगे कि रीजन्स पे भी अफेक्ट करेगा। रीजन्स मतलब क्या हो गया कि किस जगह पर है। आप देखोगे कि जो रीजन्स ऐसे हैं, जो स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, जहाँ पर फूड ग्रेन की ग्रोथ कम है, तो यू विल फाइंड कि फूड इनसिक्योर पीपल भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रीजन में ही ओवरऑल प्रॉब्लम है कि दे कैन नॉट प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू ऑल। जब वहाँ पर हो ही नहीं रहा है प्रोडक्शन अच्छे से, तो हाउ कैन दे प्रोवाइड? तो इसीलिए आप देखोगे कि रीजन्स पे भी, रीजन्स की वजह से भी यू विल फाइंड कि फूड इनसिक्योर पीपल कुछ कुछ पॉकेट्स में ज़्यादा होंगे, कुछ कुछ रीजन्स में ज़्यादा होंगे, कुछ रीजन्स में कम होंगे। ठीक। जैसे आप देखोगे जहाँ पर ट्राइबल रिमोट एरियाज़ होगा, है ना, जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स ज़्यादा आते होंगे, ऐसे एरियाज़ में यू विल फाइंड मोर फूड इनसिक्योर पीपल। साथ ही साथ स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में भी आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड साउथ ईस्टर्न, आपका पूर्वांचल वाला एरिया, फिर आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो ये सारी स्टेट्स हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि फूड इनसिक्योर पीपल ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ठीक है। फिर साथ ही साथ आप देखो फूड इनसिक्योरिटी का अटेनमेंट इन्वॉल्व करता है एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द फ्यूचर हंगर। अब हंगर मतलब होता है भूख। जब खाने की होता है, कंज्यूम करना होता है, द पर्सन इज़ हंग्री, है ना, हंगर। तो आप देखते हो कि फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको खाना मिल गया, उसको प्रॉपर खाना मिला सो दैट पर्सन कैन एंड हिज हंगर। अब अगर आप कह दो कि किसी को भूख लगी है एंड इफ़ यू आर ऑफरिंग दैट पर्सन 2 रोटी, है ना, उसको भूख लगी है 5 रोटी 6 रोटी खाने की, ठीक है, तो इफ़ यू आर ऑफरिंग 2 रोटीज़ 2 चपातीज़, तो क्या होगा कि वो आपका फूड इनसिक्योर ही रहेगा पर्सन। ठीक है। उसकी हंगर आपने ख़त्म नहीं करी है। क्यों? क्योंकि उसकी हंगर थी 5 रोटी 6 रोटी खाने की। तो इसी तरीके से यू सी की हंगर का एलिमिनेशन भी, ताकि जो करंट में हंगर और आगे भी ना हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। नाउ
अब आप देखोगे कि हंगर के दो डायमेंशंस हैं, एक क्रॉनिक और एक सीजनल। क्रॉनिक में क्या होगा कि यहाँ पर डाइट की बात होगी कि न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। कि अगर आपको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा, जैसे मान लेते हैं किसी को, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि आपने पूरा चावल दे दिया, चावल और दाल जो है, चावल और सब्ज़ी दे दी और खूब सारा दे दिया कि हाँ उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, उसका पेट भर जाएगा, बट दैट इज़ नॉट न्यूट्रिशियस फूड। तो उसको जो है एक क्रॉनिक हंगर रहती है ना, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पर ये लोग खाना भी नहीं खरीद पाएंगे अच्छे से, और जो खाना खरीदेंगे भी वो क्वालिटी नहीं होगा, न्यूट्रिशियस नहीं होगा प्रॉपर, बस वो क्वांटिटी या टर्म्स में या तो इनएडिक्वेट होगा या फिर क्वालिटी के टर्म्स में इनएडिक्वेट हो सकता है, या फिर दोनों के टर्म्स में। तो क्रॉनिक हंगर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो खाना किसी को मिला है दैट इज़ इनएडिक्वेट, मतलब वो कम है या तो क्वालिटी का, ठीक है, कि न्यूट्रिशियस नहीं है, सिर्फ चावल मिल गया, सब्जी मिल गई, कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ मिल गया चीज़ें, है ना। या तो वो क्वांटिटी कम है कि अगर मान लो पर्सन है जो अडल्ट एक पर्सन है, उसकी डाइट अगर 2 एग्स 4 चपाती, थोड़ा सा आपका एक बोल ऑफ पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, इस तरीके की डाइट है, लेकिन उसको सिर्फ मिला 2 चपाती एंड आधी कटोरी दाल एंड थोड़ा सा चावल, तो क्वालिटी भी नहीं, तो क्वालिटी थोड़ी मिली लेकिन क्वांटिटी नहीं मिली, या फिर दोनों ही नहीं मिला कि क्वालिटी भी नहीं मिली क्वांटिटी भी नहीं मिली, थोड़ा सा चावल मिल गया, वो किसी तरीके से खा लिया, काम खत्म हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपका क्रॉनिक हंगर का पार्ट होगा कि इसमें इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड और क्वालिटी। तो पुअर पीपल यू विल सी कि आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम, क्योंकि उनके पास पैसा होता नहीं है तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय क्वालिटी फूड। साथ ही साथ आप देखोगे कि सीजनल हंगर की जब यहाँ पर बात करेंगे तो सीजनल हंगर भी आप देखोगे कि सीज़न पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने रामू की बात करी थी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहता है 8 मंथ, और बाकी के 4 मंथ जब उसको जॉब नहीं मिलती है तो दैट पर्सन इज़ अफेक्टेड फ्रॉम सीजनल हंगर, क्योंकि उसको खाना डेली बेसिस पर नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, कभी लगातार में मिल जाएगा, कभी 2 तो 3 दिन बाद नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो दिस विल बी टर्म्ड एज सीजनल हंगर, ठीक है। आपको इसमें देखोगे कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर होते हैं, उनकी भी बात कर सकते हैं। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन का काम सर्दियों में चलता है, गर्मियों में चलता है, बट मानसून के टाइम पर थोड़ा काम कम चलता है, तो यू विल फाइंड कि ऐसे लोगों के पास पैसा है नहीं, क्योंकि ये लोग डेली बेसिस पर अर्न करते हैं, डेली बेसिस पर एक्सपेंडिचर उनका होता है, तो दे डू नॉट हैव मच अमाउंट टू स्पेयर ऑफ। तो जब उनके पास पैसा नहीं है तो हाउ कैन दे बाय फूड ड्यूरिंग ऑफ सीज़न, तो जिस समय उनको काम नहीं मिल रहा है तो उस समय उनकी खाने की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी आपका सीजनल हंगर का ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश में लगा है, ठीक है। 1 मिनट देखें कितना है इसमें। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया में जब आपने देखा कि 1943 फेमीन का आपका बंगाल का आया, तो आफ्टर दैट इंडिया ने सोचा कि अब हमको जो है सेल्फ सफिशिएंट होना है फूड ग्रेन्स में। तो धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड टेकिंग क्या कहते हैं शेप। तो उसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ने जो है पॉलिसीज़ बनाई, धीरे धीरे चीज़ों को चेंज किया कि लोगों को हम प्रोवाइड कर सके खाना, तो उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा हमको, है ना। तो आप ये सारी चीज़ों को जब समझोगे देन यू विल सी कि हाँ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले एक नाम आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि इन 1965 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, है ना, और 67-68 में इंदिरा गांधी के टाइम पर इट टुक कॉन्क्रीट स्टेप्स। तो उसमें क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में आपके MS स्वामीनाथन, है ना, एक साइंटिस्ट थे ये आपके, इन्होंने जो है मेक्सिको से एक हाई यील्डिंग वैरायटी लेकर आए थे, नॉर्मन बोरलॉग थे वहाँ के साइंटिस्ट, उनके हेल्प से, और उन वैरायटीज़ को यहाँ पर फार्मर्स को दिया कि आप इसको ग्रो करिए और इससे ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्शन होगा तो फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट ने करी और ग्रीन रेवोल्यूशन इसे कहते हैं। तो इसमें वीट को पहले स्टार्ट किया गया था, उसके बाद राइस। तो वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया में दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करी जाती हैं, इसीलिए पहले वीट एंड देन राइस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग
हाई यील्ड मतलब रिजल्ट कितना प्रोडक्शन कर रहा है, यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV बोलते हैं, हाई सीड्स, ये फार्मर्स को दिए गए सो दैट दे कैन प्रोड्यूस, और इससे प्रोडक्शन ऑफ वीट और राइस बढ़ा। फिर आप देखते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, एंड इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट कंट्री बन जाता है इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। बट एक प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो प्रोडक्शन बढ़ता है ये कुछ एरियाज़ में बढ़ता है, इन द एरियाज़ ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जो है क्योंकि फर्टाइल लैंड ज़्यादा थी, यहाँ पर आइल्डिंग वैरायटी सीड्स ने ज़्यादा रिजल्ट अच्छे से दिया, यहाँ पर आपको वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, तो आप देखते हो कि इन एरियाज़ में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यू फाइंड कि यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और डिसप्रपोर्शनेट होता है, कि नॉर्थ इंडिया के इन रीजन्स में ज़्यादा फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है राइस एंड वीट का, सदर्न इंडिया में आप देखोगे तो वहाँ पर उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये आपका डिस्पैरिटी है ना, इनइक्वालिटी हो गई, नॉट इनइक्वालिटी मतलब डिस्पैरिटी हो गई, इनइक्वालिटी क्या आपका डिस्पैरिटी हो गई कि कहीं पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कहीं पर कम, है ना। सिमिलर सिचुएशंस थी, प्रोडक्शन सबको बढ़ाना था बट कुछ जगह पर उसने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे दिया, कुछ जगह पर नहीं दिया उतना अच्छा रिजल्ट, तो इस तरीके से आप देखते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें वीट आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में हुई, जिससे इंडिया फूड प्रोडक्शन में आगे बढ़ता है और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, सो दैट वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन फ्रॉम अदर कंट्रीज, हमको दूसरी कंट्री से नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लिया ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। तो अब आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश जो है आपके हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट है इन वीट, और वेस्ट बंगाल एंड यूपी हैं आपका राइस में। तो आपका अगर वीट का पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, जिसमें आप देखते हो वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एंड राइस में टर्म्स में आप देखते हो इन वेस्ट बंगाल एंड यूपी में। ठीक, इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पार्ट 2 में चीज़ें कवर करेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया से। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट कर देना, तो उसको मैं एड्रेस कर दूंगा। जब एक हम लोग रिवीजन क्लास भी इसके बाद ले लेंगे, एंड जब चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग रिवीजन क्लास के साथ साथ जो आपका मैंने बताया ना शॉर्ट वीडियोस फॉर रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स, इस तरीके से भी हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ शेयर, तो मैं उसको चीज़ों को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू।